Here the question says a company raised preference share capital of rupees 1 lakh by the issue of 10% preference share of rupees 10 each. So कितने सारे शेयर्स इशू हो रहे हैं? 1 लाख को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे we will get 10,000 shares. Now find out cost of preference share capital when it is issued at 10% premium, situation number 1, and situation number 2 is 10% discount. तो हम लोग को दोनों के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है. द वेरी फर्स्ट जॉब दैट वी हैव हियर इज टू राइट डाउन द फॉर्मूला. सो के पी इक्वल डी प्लस आर माइनस एस बाई एन whole divided by r plus s by 2. This is the formula, whole multiply with 100. So this is the formula for finding out cost of preference shares. अच्छा, सो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2 का a. ठीक है. नाउ हमारे लिए यहाँ पे लिख देते हैं के पी इक्वल डी. कितना है? डी इज 10%. यहाँ पे जब लिखा रहता है ना कोई भी प्रेफरेंस शेयर के नाम के पहले जब कोई परसेंटेज दिया हुआ रहता है, इसका मतलब होता है कि वो परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है उसका डिविडेंड रेट. ठीक है, उसको उतना ही डिविडेंड मिलता है. सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस 10% ऑन 1 लाख, तो फिर वी विल गेट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड. मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पर प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से जाएंगे. सो डिविडेंड फॉर अस हियर विल बी 10 into 10%. ठीक है, 10 into 10%. देन इसके साथ हम लोग प्लस करेंगे r माइनस एस. r इज द रिडेम्पशन वैल्यू. वी आर सॉल्विंग 2a का सिचुएशन नंबर 1 वेयर द प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम. एंड यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कितना में कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है. सो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिडेम्पशन वैल्यू को हमेशा जब नहीं दिया रहता है हमेशा सोचेंगे कि वो आपका पार में रिडेम्पशन हो रहा है. सो इन दिस सिचुएशन रिडेम्पशन वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज 10 माइनस इशू प्राइस जो है एस जो है दैट इज 10 प्लस 10%, है ना. 10 प्लस 10% ऑफ 10, सो विच इज कमिंग एज 11. ठीक है. अच्छा, लेकिन देखो ये फॉर्मूला करते वक्त हमको n नहीं मिल रहा है. वी डोंट हैव दिस n. मैं जानबूझ के पूरा फॉर्मूला लिखा सो दैट कि हमें समझ में आए कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें नहीं मिल रहा है n कितना है ना. n हमारे इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था. मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ n इक्वल, सपोज मैं 5 साल कर देता हूँ. ठीक है, 5 years. तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देते हैं. सो व्हेन वी राइट 5, तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हम लोग कर सकते हैं. देखो देयर आर सिचुएशन जहाँ पे n नहीं होगा, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ. हम लोग वो सॉल्व करेंगे बट नॉट नाउ. r प्लस एस बाई 2. r इज 10, s इज 11 एंड बाई 2. तो मैं कैलकुलेटर भी यहाँ पे निकाल देता हूँ. ठीक है, सो 10% ऑफ 10 इज 1 plus 10 minus 11 is -1 divided by 5 minus 1 divided by 5. How much are we getting? -0.2. तो -0.2 है, तो फिर हम लोग इस प्लस को मिटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे -0.2 होल डिवाइडेड बाय
10 plus 11 divided by 2 and we are getting 10.5. इसको मल्टीप्लाई करो 100 से and now we are getting, बहुत इजी है, 1 minus 0.2 divided by 10.5, ये आ गया 0.076, मल्टीप्लाई करो 100 से. So we are getting 7.62%. So ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया. ठीक है, when these shares were issued at 10% premium. आगे बढ़ते हैं. Let us move ahead and find out सिचुएशन नंबर बी का. मैं पास में ही करता हूँ यहीं पे. सिचुएशन नंबर 2 का. अच्छा, 2 का. 2 में क्या है, डिस्काउंट में अगर वो इशू करता है तो, ठीक है. सो डिस्काउंट में अगर इशू करता है तो क्या होगा, KP इक्वल डी जो है यहाँ पे वापस सेम चीज होगा, डी विल बी 10 इंटू 10%. ठीक है, इसके साथ प्लस होगा, देखो issued at 10% discount, so redemption value remains same. Redemption value remains 10, there is no change in that. माइनस डिस्काउंट में होगा तो फिर 10 से 1 रुपये माइनस कर दो तो फिर 9 आता है. इस पूरे को डिवाइड करना है 5 से एंड देन पूरे को डिवाइड करना है 10 प्लस 9/2, मल्टीप्लाई करो इसको 100 से. सो वापस यहाँ पे 1 आया, इसको देखते हैं हम लोग. 1/5 मतलब ये हमारा नॉर्मल 0.2 आएगा, है ना. 10 minus 9 divided by 5, वी आर गेटिंग 0.2. इसको ऐसे ही लिख दो. अच्छा, आगे जाके 10 plus 9 19 divided by 2, वी आर गेटिंग 9.5. इसको मल्टीप्लाई करो 100 से. ठीक है, सो अब क्या होगा, 1.2 divided by 9.5 multiply 100. So we are getting 12.63%, है ना. देख लो 12.631516, जो भी है, 2 डेसिमल इज गुड इनफ फॉर अस. सो 12.63%. सो यहाँ से ही समझ में आता है व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ये जो सिचुएशन था ये था हमारा इशूड एट प्रीमियम. सो प्रीमियम में जब आप इशू करेंगे लेकिन रिडेम्पशन आप पार में करेंगे, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार, तो फिर आपका जो KP है ना वो लेस होता है. बट जब आप इशू करेंगे डिस्काउंट में और रिडेम्पशन करेंगे पार में, तो आपका KP जो है ना वो ज़्यादा होगा. ऐसा क्यों, सिंपल सा बात है ना. प्रीमियम में इशू किया आपने, मतलब आपने जब पैसा लिया ना पब्लिक से, यू हैव रिसीव्ड मोर मनी, you have collected more money from the people while you have issued these preference shares. But at the time of repayment or at the time of settling these preference shares, you are paying them less than what they have paid you. मतलब वो आपको 11 रुपये दिए थे और आप जब उसको लौटा रहे हैं ना तो आप उसको 10 रुपये लौटा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका खर्चा बहुत कम हो रहा है. डेफिनेटली यू आर पेइंग देम रेगुलर डिविडेंड्स, बट स्टिल you are spending less money. So since you are spending less money, तो फिर आपका cost of capital will also be less. On the other hand, जब आप डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं लेकिन पार में रिडेम्पशन कर रहे हैं, डिस्काउंट में इशू करने का मतलब क्या है, when you are collecting money from people for issuing shares, you are collecting less money. डिस्काउंट मतलब आप कम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, and at the time of repaying them or at the time of redemption of these shares, you are actually paying them par value. मतलब you are paying them more money than what you have
collected. So it is creating a situation where आप ज़्यादा पैसा पेमेंट कर रहे हैं कम पैसा कलेक्ट करके, तो आपके लिए तो ये ज़्यादा खर्चा वाला सिचुएशन है। तो क्योंकि आपके लिए ज़्यादा खर्चा वाला सिचुएशन है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। हमारा अभी का फ्रेश काम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स करना। To find or compute cost of equity is a complex प्रोसेस। क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका कोई भी रेट नहीं होता है। इट इज़ नॉट देयर विल नॉट बी एनी रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, कभी नहीं दिया रहता है। हमें डिटरमाइन करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन कि क्या रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। बिकॉज यहाँ पे जो जैसे अनलाइक, मैं बताता हूँ यहाँ पे, अनलाइक डेट एंड preference shares, unlike debt and preference shares, there is no fixed rate of interest or dividend, interest or dividend against ordinary shares given। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स हम लोग कह रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में देर इज़ नो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, ना ही कभी डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं। तो फिर किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक इक्विटी शेयर या फिर इतने सारे इक्विटी शेयर को के हिसाब से जब हम लोग कंपनी को फाइनेंस करवाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाते हैं, हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ये पूरी तरह से एक्चुअली डिपेंड करता है कंपनी के अर्निंग्स पे, बिकॉज वी नो दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एक्चुअली दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स लोग क्या लेके जाते हैं? ओनर्स लोग कंपनी से अर्न किया हुआ प्रॉफिट को लेके जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो कभी भी स्पेसिफिक अमाउंट हो ही नहीं सकता है। Sometime profit is huge, sometime profit is very minimal, sometime there is no profit, or sometime there can be loss. So in case of loss or in case of no profit earned by the company, the equity shareholders will not receive any dividend and there will be no cost of equity in those years. But there are situations when the company is earning a huge amount of profit and the company is doing really well, and at that time all the equity shareholders are receiving very nice and very good rate of
डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. इसका मतलब सम डेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एट द मोस्ट मिनिमम एंड some days it is huge and it is very expensive. यूजुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना ये एक्सपेंसिव ही माना जाता है. सो देर आर टू बेसिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. द फर्स्ट वन इज डिविडेंड यील्ड मेथड. ठीक है, वी विल डिस्कस वन बाय वन. Two methods to compute cost of equity KE. ठीक है, the first one is dividend yield method. एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स हैं. बहुत सारे मेथड है. यहाँ पे टू मेथड्स लिखना सही नहीं रहेगा. सो मैं टू को मिटा दिया. यहाँ पे खाली मेथड्स टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा. सबसे पहला है हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड. ठीक है, डिविडेंड यील्ड मेथड. यहाँ पे छोटा सा मैं एक नोट लिखता हूँ that will help us understand. Here the emphasis is on the dividend expected by an investor from a particular share determines its cost. So क्या समझ में आया? डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या होता है कि एक इन्वेस्टर शेयर्स के ऊपर जो शेयर को उसने खरीदा है, द शेयर्स ऑन विच दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर हैव इन्वेस्टेड हिज मनी, वो कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है, हाउ मच डिविडेंड दैट शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टिंग. देखो, नॉट अर्निंग, हाउ मच इज ही expecting from the company to earn dividend. So यहां पे कैलकुलेट कैसे करते हैं? यहां पे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन का यहाँ पे तरीका मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. अच्छा, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लोग लिखो, इसके बाद से ही लिखो. अंडर दिस अप्रोच the cost of equity share capital is the cost of equity share capital is
calculated on the basis of the present value of expected future streams of dividends. Expected future streams of dividend. Expected future streams of dividend. The approach thus correlates the basic factor. The approach thus correlates the basic factor of return The approach thus correlates the basic factor of return and investment from the point of view of the investor. वापस बोल रहा हूं, the approach thus correlates the basic factor of return and investment from the point of view of the investor. The approach, though simple, full stop के बाद, the approach though, THOUGH, the approach though simple completely ignores the growth in capital value of shares. Completely ignores the growth of capital value of shares. Under this approach, full stop के बाद, under this approach, the company which declares the higher dividends will have higher cost of capital. Under this approach, the company which declares the higher dividends will have higher cost of capital. And another company with the same profit but utilizes the major part of its earning in expansion program and declares lower dividends will have lower cost. वापस बोल रहा हूं, under this approach the company which declares the higher dividends will have higher cost of capital,
and another company with same profit but which utilizes the major part of its earning in expansion program and declares lower dividend will have lower cost. क्या बोला मैंने यहाँ पे मैंने बोला हायर dividend payout higher KE, lower dividend payout lower KE. Therefore, इसके बाद therefore D by P approach may not be adequate to deal with problem of determining the cost of equity share capital. पहले मैं समझा दूं मैंने क्या क्या कहा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे पहले तो बताया कि डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर फ्रॉम अ पर्टिकुलर शेयर डिटरमाइन इट्स कॉस्ट, कि एक इन्वेस्टर कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम दिस कंपनी will determine the cost of equity of that particular company. Under this approach, the cost of equity share capital is calculated on the basis of the present value of expected future streams of dividend. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे we find out the cost of equity of the company on the basis of dividend which the company did not yet earned. The company will be receiving these streams of dividend in the coming future days. So whenever the company is expecting any dividend or the company is going to receive that dividend in the coming year, that will determine the cost of equity of that particular company. ठीक है, कि आने वाले दिनों में कंपनी जितना भी डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही है या फिर जितना डिविडेंड कंपनी अर्न कर सकती है, उसके बेसिस में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके बाद मैंने लिखवाया कि द अप्रोच दस को रिलेट्स द बेसिक फैक्टर ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर. तो मतलब यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस वी आर एंटायरली डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम द कंपनी. आप जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू हैव सम एक्सपेक्टेशन दैट कि यू विल बी रिसीविंग दिस मच अमाउंट ऑफ अर्निंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन द कमिंग पीरियड, है ना. कुछ भी अमाउंट हो, चाहे वो 1% हो, 10% हो, 50% हो, 100% हो, वट एवर. सो दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन केस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, we completely ignores the growth of capital. हमारा ग्रोथ भी तो होगा ना. आज एक इक्विटी शेयर होल्डर ना कभी भी शॉर्ट मोस्टली कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर उन शेयर होल्डर वालों के लिए रहता है जो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी में पैसे नहीं लगाते. These investors usually invest their money for a longer period of time. So every year the capital that is invested in the company remains in the company. So
हमारा जो कैपिटल है विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी द कैपिटल वैल्यू इज ऑल्सो ग्रोइंग। मेरा कहने का मतलब है कि कंपनी भी तो ग्रो कर रही है ना। लास्ट ईयर में कंपनी जो साइज का था, वट एवर साइज इट वॉज, जितना वो सेल करती थी, इस साल वो उससे ज़्यादा सेल कर रही है। इस साल उसका टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी बढ़ गया है। तो हम लोग कैपिटल का वैल्यू को क्यों नहीं बढ़ाएंगे? सो इन दिस पर्टिकुलर मेथड ग्रोथ ऑफ कैपिटल जो है उसे इग्नोर कर दिया जाता है, इग्नोर करके रखते हैं हम लोग। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम लोग ग्रोथ वैल्यू को आपका कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होता है कि एक सिंपल सी बात है, एक कंपनी, दोनों सेम प्रॉफिट कमाई है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए जो है वो ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर लोगों को, उनका इन्वेस्टमेंट भी कंपनी में सेम है, कमा भी सेम रही है, लेकिन क्योंकि कंपनी चोज टू पे हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स, तो उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी हायर, ज़्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर दूसरी कंपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए उसने रख लिया और थोड़ा कम पैसा वो अपने शेयर होल्डर्स को दिया टू मीट द डिविडेंड डिमांड, तो उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी लोअर। क्यों लोअर होगा? क्योंकि कम डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये D/P जो है ये होल्ड नहीं करेगा, यही हम लोगों ने अंत तक समझा। अभी मैं बताता हूं कि फॉर्मूला क्या होना है हमारा। KE अंडर डिविडेंड यील्ड मेथड। तो फॉर्मूला है KE इक्वल D1/P0 प्लस, अच्छा यहाँ पे तो नहीं होगा, ये बस D1/P0, दिस इज द फॉर्मूला, यही हमारा फॉर्मूला है। वेयर KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D1 जो है, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा है, वो है एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द कमिंग ईयर। P0 या P0 का मतलब हो गया X डिविडेंड मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब शेयर का प्राइस एट करेंट ईयर। जो शेयर का प्राइस है ना, उससे आप डिविडेंड को हटा दो, डिविडेंड को मत रखो, मतलब डिविडेंड के बिना शेयर का प्राइस होना चाहिए और करंट ईयर में उसका क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको लिखना है, वो है हमारा P0। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा डिविडेंड मॉडल में, डिविडेंड यील्ड मेथड के हिसाब से
cost of equity. Now, the next approach is, or the next method for us is dividend growth model. Dividend growth model. It emphasizes what an investor actually expects to receive from his investment in a particular equity share in terms of dividend plus the rate of growth in dividend slash earnings. सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा अलग होगा. द फॉर्मूला फॉर हस हियर विल बी के ई इक्वल D1 बाई पी नॉट, यहाँ तक सेम, प्लस जी. क्या होता है ना यहाँ पे कि द कंपनी and every investor in the company is expecting that the company will be growing at a constant rate. जैसे हमारा इकोनॉमी कांस्टेंट रेट में ग्रो कर रहा था, उसी तरह से we expect that all the companies in the country will grow at a constant rate. फ्लक्चुएट भी कर सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली वो ग्रो करेगा. और जब वो ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली ग्रो किस तरह से करता है, उसका अर्निंग्स ग्रो करता है या डिविडेंड ग्रो करता है ना. सो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के D1 बाई पी नॉट करने के बाद जिस रेट से हमारा ग्रो करेगा ना, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी उसी रेट से ग्रो करेगा. ठीक है. सो जी हियर represents ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड. क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो D1 जो ले रहे हैं ना, वो तो आने वाले साल का है ना. तो आने वाले साल का डिविडेंड जो भी हम लोग आज डिसाइड कर रहे हैं उसमें कुछ ग्रोथ भी ऐड होना चाहिए. तो उसी जो एडजस्टमेंट को है यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर कंसिडर कर रहे हैं.
मैं एक बस अपने ही मन से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ. X लिमिटेड issued equity share of rupees 10 each dividend paid dividend payable for coming year is 2 per share. सो हमारा यहाँ पे K क्या निकलेगा? K is D1 by P naught. सो D1 is coming year का dividend है ना, which is 2 and P naught is current year का price per share which is 10. इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो इट इज कमिंग एज 20%. ठीक है, इट विल बी कमिंग एज 20%. नाउ एक ग्रोथ को लेके सम करते हैं, है ना. अच्छा, ग्रोथ को लेके बाद में करेंगे. एक ऐसी क्वेश्चन मैं दिखाता हूं. इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच कितना है? ₹60 lakhs. फ्लोटेशन कॉस्ट. अच्छा, ये मैं पार्ट बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूं क्या होता है ये फ्लोटेशन कॉस्ट. 5 पर शेयर. करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो है वो 80 दिया हुआ है. एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹50. दैट्स इट. तो इसको जब सॉल्व करेंगे, के ई का फॉर्मूला लिखो पहले, D1 बाई पी नॉट. ग्रोथ नहीं है, बस D1 बाई पी नॉट होगा. D1 इज दिस वन. ठीक है, ₹50 आने वाले साल का डिविडेंड है. पी नॉट का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है ना, पी नॉट का फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस में जो शेयर मिल रहा है, जितना में वो इशू कर रहा है, कितना वो फेच कर रहा है, हाउ मच मनी दैट शेयर इज ब्रिंगिंग यू. ठीक है, दैट इज ₹80. लेकिन ₹80 कलेक्ट करने के साथ साथ यू आर स्पेंडिंग ₹5 पर शेयर, तो वो ₹5 भी माइनस करना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली हमारा हो गया यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 75. याद रखो, प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ करंट ईयर, वहां से हम लोग का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा. फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करने के बाद वॉट एवर फिगर वी आर गेटिंग, उसे हम लोग यहाँ पे डिवीजन में लाएंगे. तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखते हैं.
50 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई करो 100 से, सो इट इज़ कमिंग एज, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ रहा है मेरा 66.6667%। बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये हो गया पहला सोल्यूशन, ये हो गया पहला सोल्यूशन। नाउ मैं ये सेम क्वेश्चन वापस से सॉल्व करता हूं। वापस से सॉल्व करता हूं। बस यहां पे मैं क्या करूंगा ना, आई विल इंक्लूड ग्रोथ परसेंटेज, आई विल इंक्लूड ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, growth rate, for example 5%, I'm expecting that the company is growing its revenue or its profit at the rate of 5% per year. So in that case we will be applying the formula that includes growth. हमारा क्या formula था? Our formula was KE equal D1 by P naught plus G. ठीक है, where D1 is 50, P naught was 80 minus 75 and growth rate is 0.05. ठीक है, 5% को जब आप परसेंटेज हटा दोगे तो फिर वो 0.05 आएगा। Now let us calculate 50 डिवाइडेड बाय 75। अच्छा, यहाँ पे मैं 5 लिखने की जगह 75 लिख दिया। ठीक है, 5, सो आई एम गेटिंग 0.6667 प्लस 0.05 इक्वल, तो फिर इसके साथ प्लस 0.05 कितना आ रहा है, देखो 71। माय गॉड, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, वी आर गेटिंग 70, कुछ 1000 से मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी 71 पॉइंट, अच्छा एक सेकेंड मैं वापस करता हूँ, 0.6667 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई 100, आई एम गेटिंग 71.67%। तो 71.67%, इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ ग्रोथ my cost of equity will grow, my cost of equity will be higher जब growth rate provided रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, जब growth rate is given in the question, then our percentage of cost of equity will be higher, our cost of equity will be higher.